24 अगस्त 2024 देश के गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आते हैं और एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान करते हैं जिसने देश के सबसे बड़े आंतरिक खतरे की चूलें हिला दी। ऐलान था 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। आज ये डेडलाइन भले ही पार हो चुकी है, लेकिन जंग थमी नहीं है। लाल गलियारे यानी देश के प्रभावित इलाकों के घने जंगलों में आज भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस बार सरकार की रणनीति सिर्फ गोली के बदले गोली की नहीं है। इस बार रणनीति है लोन वरट्टू की, यानी घर वापस आइए की। और इसके तहत छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 21 मई को झारखंड में हुए 27 नक्सलियों का सरेंडर। ये सरेंडर झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है, जब 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेशरा के संगठन के जोनल कमांडर और अन्य पोस्ट के नक्सली जिनके सर पर 5 लाख से 15 लाख तक का इनाम था, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर किया है। वहीं इससे पहले भी इसी दस्ते के 15 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जो इंसान सालों तक सरकार के खिलाफ लड़ा, जिसने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके सर पर सरकार ने लाखों रुपए का इनाम रखा था, जब वो अचानक अपने हथियार डाल देता है तो अगले ही पल उसके साथ आखिर होता क्या है? क्या पुलिस उसे सीधा जेल की काल कोठरी में डाल देती है, या उसके पुराने साथी उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई सरकार एक पूर्व नक्सली को लखपति बना देती है और उसे सरकारी नौकरी भी देती है? आज की इस वीडियो में हम लाल आतंक के घने जंगलों से निकलकर आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की इनसाइड स्टोरी को समझेंगे कि आखिर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का होता क्या है। दरअसल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति यानी सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत मुख्य धारा में वापस लाने के लिए सरकार द्वारा कई विशेष सुविधाएं और वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके तहत वित्तीय सहायता, शिक्षा का खर्च, हथियार जमा करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, प्रशिक्षण और उन पर रखे गए इनाम की राशि समेत कई अन्य लाभ दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में आने का फैसला करता है, तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही कोई नक्सली पुलिस या सुरक्षा बलों के सामने आता है, तो सबसे पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जैसे आईबी एक्टिव होती हैं। ये जांच की जाती है कि सरेंडर करने वाला व्यक्ति वाकई नक्सली संगठन का हिस्सा था या फिर कोई आम नागरिक किसी लालच में नाटक कर रहा है। उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे कैटेगराइज किया जाता है कि क्या वो एक खतरनाक हार्डकोर कमांडर है, क्या वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड यानी एलओएस का सदस्य है, या फिर वो महज एक मिलिशिया सदस्य है जो राशन पानी पहुंचाता था। पहचान हो जाने के बाद एक और समस्या आती है कि जैसे ही कोई नक्सली हथियार छोड़ता है, वो अपने ही पुराने संगठन की हिट लिस्ट में आ जाता है। नक्सली कमांडर उसे गद्दार घोषित कर देते हैं और उसे जान से मारने की सुपारी तक दे दी जाती है। इसलिए सरेंडर के तुरंत बाद सरकार का पहला काम होता है उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को सुरक्षा देना। उन्हें सुरक्षित और गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरेंडर करते ही सारे खून खराबे के पाप धुल जाते हैं क्या? क्या कानून उसे माफ कर देती है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल सरेंडर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे केस तुरंत खत्म हो गए। दरअसल उन पर दर्ज मामलों की सुनवाई कोर्ट में होती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सरकार उनके साथ बेहद नरमी और हमदर्दी बरतती है। कैसे? आइए समझते हैं। दरअसल जब भी कोई नक्सली सरेंडर करता है, तो कोर्ट में पुलिस खुद ये लिख कर देती है कि इस व्यक्ति ने सुधरने के लिए आत्मसमर्पण किया है, जिससे जज साहब सजा में बड़ी राहत देते हैं। वहीं जो छोटे मोटे मामले होते हैं, जैसे रास्ता रोकना या पोस्टर लगाना, उन्हें सरकार तुरंत वापस ले लेती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या या ब्लास्ट जैसे संगीन आरोप होते हैं, तो सरकार उसे जमानत दिलाने में भी मदद करती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए केस का निपटारा करवाकर सजा को कम से कम करवाने की कोशिश करती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सरेंडर करने वाले नक्सलियों को विभिन्न सरकारी लाभ दिए जाते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की अपनी नीतियों के तहत इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कई तरह के आर्थिक लाभ मिलते हैं। चलिए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल जैसे ही कोई नक्सली सरेंडर के कागजात पर दस्तखत करता है, सरकार उसे समाज में नए जीवन शुरू करने के लिए उनकी श्रेणी यानी उनके कैडर स्तर के अनुसार अनुदान देती है। उदाहरण के लिए जोनल कमांडर या उससे ऊपर के स्तर के नक्सलियों को 5 से 6 लाख तक का तत्काल सहायता राशि या पुनर्वास अनुदान मिलता है, जबकि निचले स्तर के सक्रिय कैडरों को लगभग 3 लाख तक दिए जाते हैं। अब आप सोचेंगी, कहीं वो ये पैसे लेकर वापस जंगल ना भाग जाएं या इसे गलत जगह खर्च ना कर दें।
इसलिए सरकार ये पैसे सीधे कैश नहीं देती, बल्कि इसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख दिया जाता है। ये राशि किस्तों में सीधे बैंक खातों में जमा होती है, जिसे लगभग 3 साल बाद निकाला जा सकता है। वहीं अगर कोई नक्सली अपने हथियार के साथ सरेंडर करता है तो सरकार हर एक हथियार की कीमत लगाती है। जैसे LMG, AK-47 या इंसास राइफल के बदले लगभग 2 से 4.5 से 5 लाख तक रुपए दिए जाते हैं। पिस्तौल, रिवॉल्वर के बदले 20 से 50 हजार तक। वहीं IED यानी बम या वायरलेस सेट के बदले 10 से 20 हजार या कभी ये राशि ज्यादा भी दी जाती है। यानी जितने घातक हथियार उतना बड़ा इनाम इन्हें मिलता है। वहीं अगर इनाम की बात करें तो सरेंडर करने पर सरकार इनाम की राशि नक्सलियों को देती है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी खूंखार नक्सली कमांडर पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। अगर पुलिस उसे मुठभेड़ में मार गिराती है तो वो पैसा पुलिस की टीम को मिलता है। लेकिन अगर वो खुद आकर सरेंडर कर देता है तो वो 10 लाख रुपए का इनाम सीधे उसी नक्सली के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी आपने ही सिर का इनाम खुद पाकर वो एक झटके में लखपति भी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, जंगल से निकलकर वो रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, सरकार इसका भी पूरा ख्याल रखती है। आत्मसमर्पण के बाद शुरुआती 3 सालों तक अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उन्हें 2 से 6 हजार प्रति माह का वजीफा यानी स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रहने के लिए मुफ्त जमीन और घर बनाने के लिए भी फंड दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तो इनके लिए बकायदा हाई सिक्योरिटी पुनर्वास कॉलोनियां भी बनाई गई हैं। साथ ही शुरुआती दिनों में उनके पूरे परिवार के लिए दाल, चावल, गेहूं और तेल का इंतजाम भी सरकारी कोटे से बिल्कुल मुफ्त या बेहद कम दाम पर किया जाता है। अब पैसा और घर तो मिल गया, लेकिन समाज में इज्जत और आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुधरेगा? इसके लिए भी सरकार ने गेम चेंजिंग प्लान तैयार किया है। दरअसल जंगलों में सिर्फ बंदूक चलाने सीखने वाले इन लोगों को सरकार मुफ्त में तकनीकी शिक्षा देती है। उन्हें प्लम्बर, कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइविंग और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाया जाता है, ताकि वे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। वहीं उनके बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा खर्च सरकार उठाती है। सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में उन्हें मुफ्त दाखिला मिलता है और कई राज्यों में तो उच्च शिक्षा और कॉलेजों में भी इन बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, ताकि नक्सलियों की अगली पीढ़ी बंदूक नहीं बल्कि कलम उठाए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें और उनके पूरे परिवार को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़कर देश के किसी भी बड़े अस्पताल में मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाती है। वहीं अगर कोई पूर्व नक्सली खेती करना चाहता है या खुद की दुकान खोलना चाहता है तो बैंक से उसे बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज या बेहद कम ब्याज के सब्सिडी लोन भी मुहैया कराती जाती है। इसके साथ ही अगर आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली पढ़ा लिखा है और उसने कोई क्रूर या अमानवीय अपराध नहीं किया है तो सरकार उसे पुलिस विभाग में डायरेक्ट नौकरी भी दे देती है। उदाहरण के लिए जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर फाइटर्स या गोपनीय सैनिक जैसी विशेष यूनिट्स हैं, जिनमें इन पूर्व नक्सलियों को भर्ती किया जाता है। ये लोग जंगलों के रास्तों को और नक्सलियों को छिपने के ठिकानों को पुलिस से बेहतर जानते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़े मास्टर कार्ड साबित होते हैं। इन सब के बावजूद नक्सली संगठनों का एक काला सच ये भी है कि वहां निचले कैडर के लोगों की शादी करने की इजाजत नहीं होती और अगर कोई छिपकर शादी कर भी ले तो उसे समाज में कोई मान्यता नहीं मिलती। जब ये लोग सरेंडर करते हैं तो सरकार इनके जीवन में खुशियों के रंग भी भरती है। प्रशासन खुद आगे आकर इनकी सामूहिक शादियां करवाती है और सबसे बड़ी बात, उन्हें समाज में एक नई पहचान भी सरकार की तरफ से दी जाती है। उनका नया आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड बनाया जाता है, ताकि वे समाज में सिर उठाकर सीना तान कर एक गौरवशाली भारतीय नागरिक की तरह जी सकें। दोस्तों, बंदूक की गोली से सिर्फ लाशें गिरती है, लेकिन सरकार की इस आत्मसमर्पण नीति ने भटक चुके हुए हजारों नौजवानों को एक नई जिंदगी दी है। यही वजह है कि आज भले ही 2026 के डेडलाइन के बाद भी कुछ मुख्य और बड़े नक्सली कमांडर पुलिस के पकड़ से बाहर हैं, लेकिन खोखली विचारधारा की दीवारें अब ढह रही हैं। आए दिन आ रही सरेंडर की खबरें इस बात का सबूत है कि अब देश का लाल गलियारा अमन और तरक्की के सफेद रंग में बदल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सरकार की इस गोली के बदले जिंदगी देने वाली स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सभी नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,